तो अभी हम शुरू करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रिकवरी टेक्निक्स पे, लॉन्ग में। ठीक है, शॉर्ट में तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेटाबेस रिकवरी क्या होती है, इसकी मतलब नीड क्या है, तो कि कौन कौन सी फेल्यूर्स हैं जिसके कारण आपके डेटाबेस को रिकवर करने की हमें जो है ज़रूरत है। तो सबसे पहले डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप डिफाइन करो बेटा कि डाटाबेस रिकवरी होता ही क्या है। तो आप बताओगे कि कोई भी अगर फेलियर आ गई, कंप्यूटर जो एक मैकेनिकल डिवाइस है ना, तो वो ऑब्वियस है कि उसमें कोई ना कोई फेलियर्स जो है वो आती रहेगी, आपकी डिस्क क्रैश होगी या यूज़र से एरर आ गई। तो इन सभी में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपका जो डाटा है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कि जो आपका जो डाटा है अगर वो करप्ट हो गया, आपका जो डाटाबेस वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। लेकिन डाटाबेस को वापस कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आने को ही हम बोलते हैं डाटाबेस की रिकवरी, मतलब हम उसी डाटा को करेंगे रिकवर। तो ये आप बेसिक डेफिनेशन बताओ, उसके बाद आप बताओगे कि इसलिए हमें रिकवरी टेक्निक्स को ना कोई यूज़ करनी होगी जिसके कारण हम अपने डाटा को रिकवर कर सकें, उसके जो बैकअप्स हैं वहाँ से हम डाटा को रिकवर कर सकें। तो इसलिए आपको डाटा भी स्टोर करके रखना होगा और उस पर जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसे भी आपको ट्रैक करके रखना होगा कि कब किसने किस चीज़ में चेंजेस जो हैं किए हैं। ठीक है, फेलियर फॉल्ट एरर के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आप बताओगे कि रिकवरी की ज़रूरत ही क्यों है, तो वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि डाटा जो है वो आपका सेंट्रलाइज्ड होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सबसे प्रीशियस होता है। तो अगर आपका जो डाटा है वो लॉस हो रहा है, आपको मतलब नुकसान होगा, इसीलिए हमें उस डाटा को रिकवर करना होगा, कहीं ना कहीं पे बैकअप रख के चलना होगा, ताकि आप अपने डाटा बेस की जो इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, ड्यूरेबिलिटी है, उसे आप मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है डाटाबेस की रिकवरी की। ये भी आप अपनी तरफ से शॉर्ट नोट लिख दो। टाइप्स ऑफ फेलियर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम एरर होगी, तो ऐसे कुछ आप थोड़ी बहुत जो फेलियर्स हैं वो कर लेना अपनी तरफ से, वो नहीं करवा रही हूँ मैं। डाटाबेस स्टोरेज दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए आप इस पार्ट को भी स्किप कर सकते हो। स्टेबल स्टोरेज की हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी आप स्किप करो। हाँ, लेकिन ये जो टॉपिक है सिस्टम लॉग, आप अपनी तरफ से एक शॉर्ट नोट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सिस्टम लॉग जो है वो वर्ड आगे हम यूज़ करेंगे, इसलिए पहले मैं ये डिफाइन कर रही हूँ। सिस्टम लॉग क्या है? जब आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, एक तरीका उस चेंजेस को ही ट्रैक करना कि किस समय पे किसने चेंजेस किए, किस में चेंजेस किए, तब उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी, चेंजेस के बाद न्यू वैल्यू क्या हो गई, ऐसा कुछ है। आप एक यहाँ पे रिकॉर्ड रखोगे ना सभी चेंजेस को, जो आपका ट्रैक करेगा उसी को हम बोलेंगे लॉग। तो लॉग जस्ट एक सिंपल फाइल है जिसमें आप अपने डेटाबेस पे ऊपर हो रहे सभी अपडेट्स को रिकॉर्ड करके रखोगे, ताकि आप रिकवरी कर सको, क्योंकि रिकवरी के लिए हमें जो सिस्टम लॉग है वो चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखो। कैसे होगा सिस्टम लॉग में? आपकी ये सभी एंट्रीज होती हैं बेटा कि कब जो है वो ट्रांजैक्शन वो स्टार्ट हुई है, तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टाइम और ट्रांजैक्शन का नाम, उसका अपडेट में लिखोगे आप, जैसे राइट ऑपरेशन किया, किस ट्रांजैक्शन ने किया, किस वेरिएबल पे किया, उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी, उसकी न्यू वैल्यू क्या है, और उसके बाद कमिट कि किस मतलब ट्रांजैक्शन ने कमिट किया। ठीक है, और अबॉर्ट किस ट्रांजैक्शन ने अबॉर्ट किया। ऐसे सभी रिकॉर्ड्स आप जो है अपने सिस्टम लॉग में रखोगे। क्लियर? तो ये हुई बात। अभी क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि कंकरेंसी की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक समय पे एक से ज़्यादा भी रन हो रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे दिखाया है हमने अभी, तो सिंपल आपको कि ऐसा कुछ वर्किंग होगी। क्लियर? ओके, तो उसके बाद जो बात आई बेटा, ये आपको टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करो। हाँ, इसके बाद जो वर्ड है चेक पॉइंट, हम बहुत बार यूज़ कर रहे हैं चेक पॉइंट। अब बैक पे जो डायग्राम दिखा था उसमें भी आया। तो चेक पॉइंट क्या है कि अगर देखो, वापस से डायग्राम पे एक्सप्लेन करूँ मैं। अगर बेटा मैं बोलूँ कि चलो यहाँ पे मेरे फेलियर आ गए, तो मैं क्या यहीं से सभी ट्रांजैक्शंस को दोबारा से अनडू करूँ या रीडू करूँ, क्या करूँ मैं? ठीक है, मतलब आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ, या कोई मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले चली गई थी कमिट करके, या किसी ने अभी कमिट किया था, या किसी ने अभी तक कमिट किया ही नहीं, वो रनिंग पे है, तो आप किसे कैसे डिसाइड करोगे किस ट्रांजैक्शन का क्या करना है? पहली बात बोतल फड़ा जा। हाँ, थोड़े मेनू आता चलो उसे कह दे कर तू फड़ा के जाए। हाँ, बोतल मेरा पोचा जरूरी सी कि सोडा काम जरूरी रिकॉर्ड करिए, बात कर लेने का। ठीक है, तो
इसमें क्या है बेटा, हाँ, तो आप चेक पॉइंट के लिए क्या करते हो, अभी क्या है देखो कि मैंने सपोज करो मेरे 4 ट्रांजैक्शंस थी जो क्रैश से फेलियर से पहले, तो क्या मैं 4 की 4 को मतलब रिकवर करूँ? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सभी का जो मतलब सिस्टम लॉग है, आप सभी का सिस्टम लॉग चेक करोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे बेटर है आप ना थोड़े थोड़े समय के बाद एक तरह के लगा लो कि मील स्टोन्स, या बोले एक तरह की आप ना जस्ट एक निशानी छोड़ के जा रहे हो कि अगर चलो यहाँ तक कर लिया मैंने काम कंप्लीट, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा दे थोड़े थोड़े समय के बाद, उसे हम चेक पॉइंट बोलते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ पे मेरा फेलियर आया है तो मुझे जो सिस्टम लॉग चेक करना होगा वो यहाँ तक ही करना होगा ना, इससे पहले जो कमिट कर गई वो तो चली गई, तो मुझे T1 का जो सिस्टम लॉग है उसे चेक नहीं करना, उसे रिकवर नहीं करना, क्योंकि वो तो चेक फेलियर से पहले का जो चेक पॉइंट है उससे पहले भी कंप्लीट होके वो चली गई है। तो मैं सिर्फ यहीं तक का जो सिस्टम लॉग है वहाँ तक का चेक करूँगी, पूरा चेक नहीं करूँगी। तो अभी हमने बोला कि चेक पॉइंट हमें करना है, तो चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट और कुछ नहीं, आपका जब भी सिस्टम में फेलियर आएगी, तो हमने क्या बोला, आपके सिस्टम में फेलियर आई तो आप क्या करो, चेक पॉइंट्स चेक करो। लेकिन आप कितनी सभी जो मतलब आपके लॉग फाइल्स है, अगर आप सभी लॉग फाइल्स को सर्च करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, उसे थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करते रहो। पार्ट्स में मतलब आप चेक पॉइंट लगाते रहो ताकि आप लिमिट कर सको कि आपको कितनी वैल्यू लॉग की जो है सर्च करनी है। सपोज करो जैसे हम नहीं करते कि यहाँ तक मैंने काम कर लिया, चलो लेकिन निशानी रख ली कि यहाँ पे मेरा भी काम हो गया, ठीक है। सपोज करो आप मतलब कोई करेंसी काउंट कर रहे हो, आपने 100 का केक साइड पे छोड़ दिया, फिर आपने 100 का केक साइड पे छोड़ दिया, फिर आप 100 कर रहे थे, बीच में से आप कुछ भूल गए, तो ये तो आप नहीं करोगे ना वापस से, आप यहाँ पे भूल लो बेटा वहीं से करोगे। तो ये तो एक तरह के हमारे क्या थे, चेक पॉइंट। तो डेटाबेस में चेक पॉइंट का क्या मतलब है कि आप सभी लॉग फाइल्स को सर्च करने की बजाय आप क्या करोगे, थोड़े थोड़े समय पे, ठीक है, एक चेक पॉइंट लगाओगे ताकि अगर आपको डाटाबेस को रिकवर करना है, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो आप उसके चेक पॉइंट के बेस्ड ही लोगे, पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक नहीं लोगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक। चेक पॉइंट अभी हमने किया कि चेक पॉइंट का क्या मीनिंग है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है बेटा इस थ्योरी पे इन्होंने, ये सभी पूरी वही थ्योरी है कि जो T1 है वो तो ऑलरेडी पहले कमिट कर ही गई, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसे वापस से चेक करूँ। जो T3, T2 और T4 हैं वो अभी तक मेरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, फेलियर से पहले उन्होंने कमिट भी नहीं किया कमिट, ठीक है, ना ही वो कंप्लीट हुई है, तो अभी मुझे उनका क्या करना है, ऐसे T3 है उसका क्या करना है, ये सभी डिसीजंस हम उसके लेंगे उसके चेक पॉइंट के ऊपर बेस्ड। ठीक है जी, और अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। अब इससे पहले हमने किया कि रिकवरी क्या है, रिकवरी की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन सी फेलियर्स हैं, सिस्टम लॉक क्या है, चेक पॉइंट क्या है, ये सभी शॉर्ट नोट थे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मेन टॉपिक है कि रिकवरी करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे। तो 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं बेटा, एक तो होती है लॉग बेस्ड, जिसमें आप ना सिस्टम की जो लॉग फाइल्स हैं उससे रिलेटेड हेल्प लेके आप डेटाबेस को रिकवर करोगे। सेकंड होगा शैडो पेजिंग, और अभी लॉग बेस्ड में भी आगे 2 है, डेफर्ड और इमीडिएट। तो सबसे पहले डेफर्ड को क्या है, आप इसे डेफर्ड अपडेट टेक्निक बोलते हो, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट्स हैं उसे पोस्टपोन किया जाता है तब तक जब तक आप पार्शियल कमिट स्टेट में नहीं पहुंच जाओगे। मीन्स कि आप चेंजेस करते रहो, लेकिन वो आपके चेंजेस फाइनल तब होंगे जब आप कमिटेड स्टेट में पहुंचोगे, मतलब पार्शियल कमिटेड में पहुंच गए, और जब आपने कमिट कर दिया तब आपके चेंजेस होंगे परमानेंट। तो अभी हमने जो भी चेंजेस किए वो परमानेंट तो किए ही नहीं। तो 2 केस हैं बेटा, एक तो है कि अभी मैंने कमिट किया नहीं था, पहले ही आ गई मेरी फेलियर, एक है कि मैंने कमिट किया और उसके बाद आई मेरी फेलियर। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या डिसाइड करना है। पहला केस, अगर मैंने अभी कमिट किया ही नहीं और चेंजेस मैंने कहीं पे परमानेंट ही नहीं किया, रफ ही मैं कर रही, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अंडू भी मैं नहीं करूँगी। अंडू का मीनिंग क्या है, अंडू हम तब करते हैं ना जब आधा काम हुआ था, वो आधा अभी जो काम हुआ था वो डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने आधा काम किया वो तो मैंने एक ऑलरेडी टेम्परेरी स्टोरेज में ही किया था, मैंने कौन सा किसी परमानेंट डिस्क पे चेंजेस किए थे, क्योंकि इसमें
आप अपडेट्स परमानेंट तब तक करते ही नहीं जब तक कमिटमेंट स्टेट में नहीं जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको अनडू करने की ज़रूरत नहीं होगी, फेलियर आ भी गई तो। लेकिन अगर आप कमिट कर चुके हो और उसके बाद कोई फेलियर आई है तो आप करोगे रीडू, ठीक है। इसीलिए इस टेक्निक को नो अनडू रीडू बोला गया है। तो अभी इसकी बात करें, दो एग्जांपल्स आपकी बुक पे दिए हैं, एक सिंगल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मल्टी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमें करनी है, पहले हम सिंगल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है। हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं। T1 का काम ये है कि उसने A में से 200 माइनस करके B में प्लस करने हैं और T2 ने C में से 100 माइनस करना है। इनिशियल बैलेंस आपको तीनों का ही यहाँ पे बताया हुआ है। A का 1000 है, B का 1500 है, C का 2000 है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आप जब जब जो काम करते रहोगे आपकी एंट्रीज ऐसे होती रहेंगी सिस्टम लॉग में, लेकिन आपको ये सिस्टम लॉग वाली डिटेल मत लिखना एग्जाम में, टू द पॉइंट ही हमें कवर करना है, ठीक है। कि क्या क्या हुआ, देखो पहले T1 अगर स्टार्ट हुई, उसने उसमें से A में से जो इनिशियल बैलेंस था 200 माइनस किया, तो हमने लिखा ना कि राइट किया उसने T1 की A वैल्यू को कितना राइट कर दिया 800। फिर जैसे कमिट हुआ तो हमने कमिट कर दिया। ऐसे आप इसकी पूरी सिस्टम की जो लॉग फाइल्स हैं वो मेनटेन करोगे और यहाँ पे आपका लॉग दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे लॉग में काम होगा, कब उसका डेटाबेस पे असर होगा। तो इन्होंने बताया ना कि स्टार्ट हुई ट्रांजैक्शन T1, उसने राइट किया, T1 ने किया, A पे किया, अभी कितना हो गया 800, फिर राइट किया, T1 ने किया, B पे किया, 1700 हो गया, फिर T1 ने कमिट किया। जब कमिट किया तब चेंजेस डेटाबेस में परमानेंट हुए, ठीक है। ऐसे T2 का रिकॉर्ड और उसके चेंजेस डेटाबेस में। तो अभी इन्होंने यही बात बोली कि सपोज करो आपकी जो फेलियर है, अभी एक मतलब सिंगल यूज़र है तो पहले T1 चलेगी, फिर T2 चलेगी, एक तरह की सीक्वेंस वाइज चल रही है ना। तो अभी पहली कंडीशन क्या है कि अगर T1 ट्रांजैक्शन रन हुई लेकिन कमिट से पहले ही फेल होगी तो हमें कुछ नहीं करना। आगे दिखाऊंगे, आगे लिखा भी है। T2 है, मतलब सॉरी दूसरी कंडीशन, अगर ऐसा हुआ कि T1 तो कमिट हो गई थी लेकिन T2 अभी कमिट नहीं हुई तो अब T1 को तो करो रीडू, T2 का हमें कुछ नहीं करना। T3 कंडीशन, सॉरी थर्ड कंडीशन क्या है, दोनों ही ट्रांजैक्शंस ने अगर कमिट कर दिया था तब कोई फेलियर आई तब हमें क्या करना है। तो अब उसे लिख के डायरेक्ट बस इसका स्टेप लिखो कि पहले में हमें कुछ नहीं करना, नो रीडू, दूसरे में भी नो रीडू, सॉरी T1 को रीडू करेंगे, T1 को कुछ नहीं करेंगे, तीसरी कंडीशन में दोनों को करेंगे हम रीडू। तो ये क्लियर हुआ। अभी अगर हम इसे मल्टी यूज़र में लेके चलें, मल्टी यूज़र अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपकी रन हो रही होगी तब, तो अब इतनी सभी ट्रांजैक्शन ऐसे मत लेके चलो, हमें डायरेक्ट डायग्राम पे ही फोकस करते हैं, आपके पास एग्जाम में टाइम कम होगा। तो हमने ये दिखाया कि चलो भाई हमारा ये एक चेक पॉइंट है, ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे फेलियर हुई। तो उन्होंने बोला जो जो ट्रांजैक्शंस है इस चेक पॉइंट से पहले कमिट कर गई उसका हमें कुछ भी नहीं करना, T1 का हमें कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी परमानेंट चेंजेस करके चली गई थी, ठीक है। तो अभी जो T3 है जो उसने कमिट किया था ट्रांजैक्शन से पहले, ठीक है। T2 ने भी कमिट किया था फेलियर से पहले। T4 जो है उसने अभी कमिट नहीं किया। तो आपको क्या करना है, इसके स्टेप उन्होंने बताया कि T1 के लिए आप कुछ मत करो क्योंकि वो तो ऑलरेडी चली गई थी। T2 और T3 को हमें रीडू करना होगा क्योंकि वो कमिट कर गए थे। T4 तो भी कमिट किया ही नहीं तो हमें उसे कैंसिल करके री एग्जीक्यूशन करना होगा हमें, और उसका कुछ भी नहीं करना। तो ये था आपका लॉग बेस्ड टेक्निक, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ट्रांजैक्शंस कभी भी अनडू नहीं होंगी क्योंकि वो चेंजेस परमानेंट नहीं कर रही होती। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो आपके जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन है ट्रांजैक्शन की उसके ऊपर एक लिमिट हो जाती है कि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को कंकरेंट रन नहीं कर पाओगे, और ओबियस आपके लिए स्पेस तो चाहिए ना, क्योंकि आप पूरी की पूरी जो लॉग बेस्ड टेक्निक फॉलो कर रहे हो। अगर लॉग है, लॉग मीन्स भी तो एक फाइल ही है ना जहाँ पे जब सब कुछ स्टोर होगा, तो उसके लिए हमें मेमोरी भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। और इसके बाद आया आपका इमीडिएट अपडेट। इमीडिएट अपडेट क्या है बेटा कि आप डायरेक्ट डेटाबेस में ही चेंजेस करते रहो। तो अभी इसमें क्या केस बनेगा, एक तो बनेगा ये कि अभी आपने मतलब चेंजेस कर रहे थे लेकिन आपने कमिट नहीं किया था। ये तो मैंने बोला कि उसमें देखो चेंजेस तब तो हार्ड डिस्क में होते ही नहीं थे, इसमें साथ साथ में होंगे। जो भी स्टेप करना है डायरेक्ट आप हार्ड डिस्क पे चेंजेस करते रहो। तो पहला स्टेप क्या बना कि अगर आप चेंजेस तो कर रहे हो लेकिन अभी आपने कमिट नहीं किया तब होगी फेलियर, तो आप करो अनडू। दूसरा स्टेप ये है कि आपने कमिट भी किया तब होगी फेलियर, तो आप करो रीडू। तो यही जो आपका टॉपिक है आपको रीड करना है। इसकी ये हमें
मतलब अलग अलग से मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे अगर चलें बेटा, पहले सिंगल यूज़र के एग्जाम्पल करें तो वही वाली इन्होंने एग्जाम्पल ली है, ट्रांजैक्शन वही है हमारी। और डाटाबेस पे चेंजेस देखो तो उसने जब किया तभी के जब ही डाटाबेस में चेंजेस हो रहे, कमिट के बाद नहीं हुए। बैक वाले एग्जाम्पल में देखा ना, कमिट के बाद चेंजेस थे। और अभी T2 का भी ऐसे ही हुआ, कमिट बाद में हुआ, है ना। तो अभी क्या है, इन्होंने पहले कंडीशन क्या बताई कि अगर चलो भाई T1 ने काम किया लेकिन कमिट करने से पहले ही फेल हो गए, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो तब हमने क्या बोला था कि आप उसे करो अनडू, और जो कमिट होने के बाद में अगर फेलर हुई तो आप करो रीडू। तो सेकंड में यही होगा। सेकंड में जो T1 ट्रांजैक्शन है वो कमिट कर चुकी थी, T2 ने अभी कमिट नहीं किया, इसे हम करेंगे रीडू, इसे करेंगे अनडू। इसमें दोनों ने कमिट किया तो दोनों को ही हम करेंगे रीडू, ठीक है जी। तो अभी इसका आप मल्टी यूज़र वाला भी बना के दिखा सकते हो। तो मल्टी यूज़र वाला डायग्राम बेटा इन्होंने अलग से नहीं लिया, तो डायग्राम इन्होंने वही फॉलो किया जो मल्टी यूज़र में अगर आपके, वेट लेट मी शो, हाँ ये वाला डायग्राम 8.10 फिगर, क्योंकि यही हमने डिस्कस की थी ना लॉग मतलब डेफर्ड अपडेट में। इसी डायग्राम को हम अभी दूसरे वाले में मतलब डिस्कस कर रहे हैं। आप चेक कर लो, T1 पहले कमिट कर गई थी, T2 और T3 ने कमिट किया लेकिन क्रैश से सिर्फ पहले किया इस चेक पॉइंट के बाद में, और T4 तो अभी कंप्लीट हुई नहीं। तो इसमें अगर हमें बात करें T1 का तो हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी कमिट करके चलेगी। इन दोनों ने पहले कमिट किया तो ये दोनों होगी रीडू। इसने अभी कुछ भी नहीं किया, कमिट नहीं किया, मतलब ये होगी हमारी अनडू। तो अभी हमें यही चीज़ देखनी है कि कैसे है आपका जी। तो इन्होंने भी यही बोला बेटा कि आप क्या करो, T1 ने भी कुछ किया, मतलब T1 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी तो आप उसे कुछ भी मत करो, ना आप उसे अनडू करो ना आप उसे रीडू करो। T2 और T3 कमिट कर गई थी इसलिए आप उसे रीडू करो। T4 अभी पूरी कमिट नहीं किया लेकिन जो भी अभी तक उसने चेंजेस किए उसे आप कर दो अनडू, तो मतलब उसने काम पूरा नहीं किया लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस उसने हार्ड डिस्क में कर दिए थे ना, तो उन किए हुए चेंजेस को भी आप करो अनडू। ये था आपका मल्टी इमीडिएट में। तो अभी तीसरा हमारा टॉपिक है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग में क्या आप करोगे, क्या इसमें भी लॉजिक सिंपल है जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।